तो अभी जो मैं चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एसी को अच्छे से समझने के लिए है, क्योंकि हम लोग अभी अल्टरनेट करंट पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए जो बेसिक चाहिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चे के पास होना चाहिए पहले से, मैं उसी चीज़ को बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ये बस बेसिक बेसिक सी बातें हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। अभी ना मैं अभी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैं सिर्फ ईएमआई लिखूंगा, तो तुम समझ जाना कि ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो साइंटिस्टों ने देखा कि भैया इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कहा कि भैया अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिकॉज एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, फिजिक्स में बहुत यूज होता है, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। ओके, तो नेचर लव सिमेट्री, तो ऐसा है क्या, क्या ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी पे चर्चा करते करते लोग यहाँ तक पहुंचे। तो साइंटिस्टों ने बहुत सारा काम करा, हम तो बस उसको पढ़ रहे हैं। नेचर लव्स सिमेट्री। ओके, नेचर लव्स सिमेट्री ये एक प्रोवर्ब है, तो नेचर सिमेट्री को पसंद करता है। अब इसका मतलब, अभी इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड हो, फ्लक्स बाद में सोचेंगे हम लोग, पहले तो ये समझेंगे कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो, तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो, जिससे करंट पास करेगी। ओके, तो सपोज करो कि मेरे पास ये कंडक्टर है। ओके, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इट इज दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। इफ इट इज चेंजिंग विद टाइम, अगर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडक्टर, तो इस वायर में एक ईएमएफ जनरेट होगा और ये करंट यहाँ पे इंड्यूस होगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ए कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बदले किसके रिस्पेक्ट में, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। अब किसी भी तरीके से बदल सकता है, हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा हो, स्ट्रेंथ चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि व्हेन स्ट्रेंथ ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ ओरिएंटेशन and direction of a magnetic field, direction of a magnetic field, of a magnetic field changes with respect to magnetic field, changes with respect to conductor, with respect to a conductor, with respect to a conductor, then then EMF is induced in the conductor. EMF is induced in the conductor, EMF is induced in the conductor, in the conductor, EMF is induced in the conductor. This phenomena is known as EMF is induced in conductor. Okay, EMF is induced in conductor. This phenomena is known as, this phenomena is known as, this phenomena is known as electromagnetic induction. Okay, this phenomena is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक में समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभी ना तीन चीजें आ गई इसमें, एक तो है तुम्हारा डायरेक्शन, एक है ओरिएंटेशन, और मतलब ओरिएंटेशन में ही डायरेक्शन आ जाएगा, एक है स्ट्रेंथ। तो तीन चीजें आ गई हमारी, एक तो स्ट्रेंथ आ गया, एक डायरेक्शन आ गया, एक स्ट्रेंथ आ गया, एक डायरेक्शन आ गया, और एक आ गया ओरिएंटेशन। क्या आ गया बताओ, ओरिएंटेशन। ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजों को एक ही साथ एक टाइम पे समझना है। हो सकता है कि अभी जैसे कि मान लो 10th तक तो हम लोग यही पढ़ते थे कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, स्ट्रेंथ बदल रही है, या फिर हम लोग पढ़ते थे कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। अगर मान लो तीनों एक साथ चेंज हो रहा हो तो हम क्या करें, तो तीनों को, अगर तीनों एक साथ चेंज हो रहा हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक नया टर्म सीखना है अभी, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बताओ, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी ना इसको ऐसे इमेजिन करो कि किसी पाइप से ना पानी निकल रहा हो।
जैसे ये मान लो इसका पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन है और वहां से ऐसे पानी बाहर निकल रहा हो तो ये पानी का फ्लक्स होगा। सिमिलरली जब किसी एरिया क्रॉस सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होता है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स कहेंगे। जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे यहाँ पे लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग इसको देखते हैं अभी कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या। तो मैं इसको कह सकता हूं क्या कि मान लो कि कोई एरिया क्रॉस सेक्शन है, कोई ऐसा एरिया क्रॉस सेक्शन है। ओके, ये दिस इज एन एरिया क्रॉस सेक्शन और इस एरिया क्रॉस सेक्शन से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो जनरली हम लोग लेते क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। अच्छा, एरिया नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होता है, वो तो एन कैप होगा। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया। यस और नो? which is perpendicular to area, which is perpendicular to area always। एक तो ये होता है। दूसरा हमने लिया कि चलो मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ऐसे जा रहा हो, ठीक है ना। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी पास कर रही होंगे, इससे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा होगा। तो अभी मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, तो इसका डेफिनेशन को देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड is measured as the total number of magnetic field line crossing the surface perpendicular to it। crossing the surface perpendicular to it, या हम कह सकते हैं कि magnetic field must be along the direction of area vector। ठीक है, तो मैं यहां पे कहूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी सरफेस, एनी surface held in a magnetic field, held in a magnetic field, held in a magnetic field is measured as, is measured as total number of magnetic field, 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 total number of magnetic field line crossing the area, line crossing the area या surface जो भी है, सरफेस लिख देता हूं, परपेंडिकुलर टू एरिया। कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू एरिया होना चाहिए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एरिया। या कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, पैरेलल टू एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अभी ना ऐसा हमने सोचा है। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने का ये है क्या, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी बनता है कि मान लो कि ये वेक्टर है, ये एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास कर रहा हो इससे। अब तुम्हें तो मालूम ही है कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया नॉर्मल ऐसा होगा, एन कैप होगा। तो अभी मुझे लेना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए तो बहुत आसान है। मुझे ये लेना पड़ेगा क्या कि इसका जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो परपेंडिकुलर टू एरिया होना चाहिए, अलोंग द एरिया नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे निकालना पड़ेगा पहले कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग एरिया वेक्टर, अलोंग एरिया वेक्टर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ये होगा बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो मैं करूंगा मैग्नेटिक एरिया का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो कि एरिया के वेक्टर के पैरेलल है। एरिया वेक्टर के पैरेलल तो बी कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा ए इंटू बी कॉस थीटा, या लिख सकते हो तुम बी इंटू ए कॉस थीटा। तो अभी तुम जानते हो कि फ्लक्स इज इक्वल हो जाएगा बी डॉट ए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो यहां से एक बात क्लियर होती है हमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ
magnetic flux is the dot product of is the dot product of is the dot product of magnetic field and area vector. Magnetic field and area vector. Magnetic field and area vector and area वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू। अभी ना सोचो जरा सा कि अगर थीटा का वैल्यू ऐसा हो जाए कुछ, सोचो जरा सा, अगर मैं कहूं कि ये मान लो मेरा एरिया है ना, और ये मेरा एन कैप है, ये एन कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से जा रहा है पैरेलल टू एरिया, आई मीन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया, है ना, पैरेलल टू एरिया कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल टू एरिया है मींस परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है, मींस परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, मींस परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होगा, मींस परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होगा। अभी ना मुद्दे की बात ये है कि इस केस में फिर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो ये हो गया 90 डिग्री बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और एन कैप ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा मेरा बी इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, जीरो होता है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा इस केस में। अभी आते हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया, अगर एरिया के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एरिया, अगर एरिया के परपेंडिकुलर है मींस इसका ये मतलब है कि ये अलोंग द एरिया वेक्टर है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एरिया वेक्टर, है ना, अलोंग द एरिया वेक्टर, अलोंग द एरिया वेक्टर। अभी ना इसको मैं इमेज बना के दिखाता हूँ, एक फिगर बना के। ये मान लो मेरा एरिया है कि नहीं है, ये मेरा एन कैप है और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा ऊपर की तरफ ही है, ऐसा कुछ है मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा एन कैप है। तो इसके बीच का थीटा का वैल्यू हो जाएगा इसके 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा मतलब बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, है कि नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा बी इंटू ए इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा। अभी देखो तीसरी बात, अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू है बी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी और ए, बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है और ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। तो मैग्नीट्यूड तो जनरली मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि इसका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिसाइड करने, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिसाइड करेगा कॉस थीटा का वैल्यू। और हम लोग जानते हैं कि जब थीटा का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होना तो कॉस थीटा जो होता है, देन कॉस थीटा जो होता है उस केस में नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। और जब थीटा का वैल्यू 90 से छोटा होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। इस बात को दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। तो अभी मैं कहूं कि फ्लक्स इज इक्वल टू है बी ए कॉस थीटा, और अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है मतलब है कि फ्लक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर फाई का वैल्यू क्या है मतलब बी ए कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे इस केस में नेगेटिव। तो ये बात दिमाग में रखना है हमें, ओके। मुझे ही लगता है यहाँ तक में कोई तकलीफ होनी चाहिए। अभी तो ये चलो एरिया ऐसा है कि बहुत ही सिंपल दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट प्लेन है पूरी तरह से, इसमें कोई दिक्कत विक्कत है नहीं, ओके। बट अगर मैं तुमसे ये कहूँ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एरिया कुछ ऐसा हो कि ऐसा कटोरा जैसा कुछ हो, ऐसा कुछ एरिया हो मान लो, है ना। अभी मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करवानी है कोई, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, छोटे छोटे एरियाज तोड़ूंगा इसके। तो यहाँ पे मैं लूँगा डेल्टा ए, छोटे छोटे एरिया तोड़ के निकालूंगा, यहाँ पे मैं लूँगा डेल्टा ए, है ना, डेल्टा ए लूँगा, यहाँ पे भी डेल्टा ए लूँगा। ऐसा छोटा छोटा एरिया निकालूंगा, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, सबका एडिशन करूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट है इसके पैरेलल लूंगा, फिर एक कंपोनेंट इसके पैरेलल लूंगा, फिर यहाँ पे एक पैरेलल लूंगा, इस डेल्टा ए के पैरेलल लूंगा और सबका मैं निकालूंगा सम। तो B1 डेल्टा ए का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिर B2 डेल्टा ए का डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसे करके मैं सभी का ऐसे करके ना ऐड कर दूंगा तो मुझे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा इस केस में, है कि नहीं है।
अभी ये समेशन है बेसिकली, तो बी इंटू डॉट डेल्टा ए का ये डॉट का समेशन हो जाएगा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक। ये हो गया मेरा नेट फ्लक्स। अभी मैंने चाहता हूँ कि मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो, तो इसमें मैं लगाऊंगा लिमिट लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा समेशन यहाँ पे बी डेल्टा ए का ऐसा। तो ये फाई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब पता है तुमको, अगर यहाँ पे इसमें लिमिट लगा दिया मैंने, लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 कर दिया, तो ये जो बी डॉट ए है ना, डेल्टा ए है ना, ये बन जाएगा बी डी ए का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा बी डॉट ए बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया। और ये बेसिकली क्लोज इंटीग्रेशन होगा, बट फिलहाल हम लोग यही रखते हैं। ओके, अभी ना कुछ चीजें और, मैग्नेटिक फ्लक्स की का वैल्यू ऐसा यूनिट क्या होगा। तो हमने भी क्या देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू है बी ए कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियो है, कोई यूनिट होता नहीं इसका। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, इसका क्या होता है, टेस्ला होता है। और एरिया का क्या होता है बताओ, मीटर स्क्वायर। इसका होता है फ्लक्स का यूनिट होता है, हम लोग लेते हैं वेबर। क्या लेते हैं बताओ, वेबर। डब्ल्यू बी, वेबर। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही है। तो यहाँ पे वेबर जो है वो हो जाएगा मेरा क्या, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को या वेबर को, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि 1 वेबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री। यानी कि अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से, और वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर होगा देन ओनली हम इसका कहेंगे कि ये 1 वेबर होगा। ठीक है, अगर एक टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हो 1 मीटर स्क्वायर से और परपेंडिकुलर हो उसके, तो मैं कहूंगा कि वो एक क्या कहते हैं उसका, 1 वेबर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, अभी ना इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं बना के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये मैंने बता रखा है पहले भी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत पूछता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, तो हमें बी और ए पे फोकस करना है कि नहीं है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अब देखो बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन आई इंटू एल। याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी रट लो फिलहाल के लिए। ये होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, बट इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला इंटू अपॉन एल। ठीक है ना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, अपन इस पर चर्चा करेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने यहाँ से भी कुछ कुछ देखा है और भी बहुत कुछ पढ़ा है, यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हो कि आई का होगा, डी एल का हो क्या होगा, आर स्क्वायर का क्या होगा, उस हिसाब से भी देख सकते हो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं फोर्स पे चर्चा करूंगा पिछले कुछ चैप्टर्स में, उस पर हम लोग फिर देखेंगे इसको कैसे होता है। तो फिलहाल तो ऐसे चलो। अब देखो, तो फ्लक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो दिमाग में रखना है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ है यहाँ पे, और साथ में क्या होगा, एरिया। एरिया के लिए क्या होगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या है, अब देखो फोर्स के लिए क्या होता है, ये होता है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर अपॉन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होता है, लेंथ के लिए तो एल ही है, यहाँ पे एल रख दिया। ठीक है ना, और हम लोग का यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया। तो अभी ना ये कटेगा, एल से एल कट गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स। ठीक है ना, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, याद रखना है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, अभी ना हम लोगों ने एक चीज और देखा क्या, कि अभी हम लोगों ने एक चीज देखा और क्या, कि जो
डायमेंशनल फॉर्मूला हम तो निकाल लिए, अब क्या हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, और कुछ पूछ सकते हैं क्या क्वेश्चन में? थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकता है क्वेश्चन को, थोड़ा घुमा फिरा के भी ये दे सकता है क्वेश्चन को। कैसे दे सकता है क्वेश्चन को? अच्छा, एक चीज होती है, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बाई डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अगर मैं इसके हिसाब से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखूँ ना बी का, तो मुझे कुछ मिलेगा, आई डी एल, आई के लिए ए मिलेगा, डी एल के लिए एल मिलेगा, इसका मीटर स्क्वायर मिलेगा समथिंग, ये हमने पढ़ा इससे क्या कहते हैं बायोट सावर्ट लॉ से। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग अभी बाद में इस पर काम करेंगे, ठीक है। अभी ये बात तो समझ में आ गई होगी। अभी मेरा उद्देश्य क्या था, अभी मेरा उद्देश्य था ये समझना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो चूंकि इस चैप्टर का उद्देश्य यही है, तो मैं पहले उस पर अब चलता हूँ। अभी देखो, फ्लक्स चेंज होगा, कब कब चेंज होगा देखो। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या था, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फ्लक्स तो चेंज होगा, अब कब कब चेंज होगा वो देखते हैं जरा सा। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या एरिया चेंज हो जाए, या ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, या तो स्ट्रेन चेंज हो जाए, या ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए। कॉस थीटा चेंज हो रहा है मतलब ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अभी ना, अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या। तो अभी मान लो कि मैं तुमसे ये कहूं कि किसी वायर के रिस्पेक्ट में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, तो ठीक है, स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, एरिया चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ कि एरिया, एंगल और ओरिएंटेशन तीनों ही चेंज हो रहा है, तो मैं कहूँगा फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि इस वायर के रिस्पेक्ट में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का एक फ्लक्स है जो इससे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम। तो मैं कहूँगा कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें करंट इंड्यूस होगी, है कि नहीं है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन चेंज हो रहा होगा, एरिया चेंज होगा, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स में बोल रहा हूँ तो तीनों में से तीनों चीजें आ जाती है एक साथ ही, ठीक है, या कोई इसमें से एक या कोई दूसरा। तो फ्लक्स इस चीज को बताता है। अभी इसमें लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, आओ इसको समझते हैं पहले। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब ये क्या है इसको जरा समझते हैं। तो पहले तो इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, तो मैं वो एक्सपेरिमेंट्स पहले तुमसे थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। एक सोलेनॉइड है ये हमारे पास, है कि नहीं है। अभी ना मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक वायर में, सॉरी, एक मैग्नेट रखा मैंने जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। इस वायर को मैं मूव करा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल। कॉइल का वेलोसिटी भी जीरो है, कॉइल की वेलोसिटी जीरो है, बट ये जो सोलेनॉइड है ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल। सो वी हैव सीन सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, देन करंट इज इंड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, या गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, when there is relative velocity, when there is relative velocity between relative relative velocity between magnet and solenoid, magnet and solenoid, then current is induced in the solenoid, then current is induced in the solenoid, current is induced in the solenoid, ठीक है, इन द सोलेनॉइड। तो करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। अभी ना सपोज करो कि अभी जो मेरा कॉइल है, जो मेरा मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा कॉइल है, सॉरी, जो मेरा सोलेनॉइड है, ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ही आगे की तरफ, ठीक है। ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ। तो इस कंडीशन में होगा ये
इस कंडीशन में होगा ये कि दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। तो here in this case relative velocity between relative in this case relative velocity between solenoid and magnet is zero। solenoid and magnet is zero। अभी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया ना, क्योंकि ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे ही जा रहा है। तो अभी क्या होगा, इसका फ्लक्स इसके रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा होगा, है ना। इससे कुछ फ्लक्स, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी, ऐसे कुछ दिख रहा होगा ऐसा, है ना। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी ना, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इस कॉइल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा होगा, या हो ही नहीं पा रहा होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो पा रहा होगा तो इस कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। किसी भी कंडक्टर में या सोलेनॉइड में करंट तभी इंड्यूस होगी जब उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे, और अगर नहीं कर रहा होगा चेंज तो इंड्यूस नहीं होगी। एकदम क्लियर है बात, है ना। तो यहां पे क्या होगा, since magnetic flux is not changing with respect to the coil, therefore in this case magnetic flux due to the magnetic flux linked with the coil या सोलेनॉइड, जो भी लिखना चाहते हो, सोलेनॉइड इज नॉट चेंजिंग, ये तो बदल ही नहीं रहा, इज नॉट चेंजिंग देयरफॉर, इसीलिए होगा ये, देयरफॉर द करंट विल नॉट इंड्यूस इन द कॉइल, द करंट विल नॉट इंड्यूस इन द कॉइल, करंट विल नॉट इंड्यूस इन द कॉइल। ओके, ये मुझे नहीं लगता यहां तक में कोई तकलीफ होनी चाहिए। अभी ना एक और चीज देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे मैंने इस सोलेनॉइड को, सॉरी इस मैग्नेट को अपने एक्सिस पे रोटेट करवाया। ये एक्सिस पे से मैं रोटेट करवा रहा हूँ किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो अभी क्या होगा ना, अभी भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिंक जो है अभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो व्हेन मैग्नेट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, तो भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। व्हेन मैग्नेट रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, when magnet rotate about its axis, about its axis, then current will not induce in the solenoid, current will not induce in the solenoid, current induce नहीं होगा solenoid में, in the solenoid, यहाँ पे solenoid में करंट इंड्यूस नहीं होगा इस केस में भी, क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो पा रहा। इमेजिन कर पा रहे हो, अभी ये मैग्नेट रोटेट करेगा ना, तो फ्लक्स नहीं रोटेट करता उसके साथ, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फ्लक्स उससे अटैच्ड है कुछ कि वो रोटेट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स अपना स्टिल रहेगा, वो अपना घूमता रहेगा मैग्नेट अबाउट इट एक्सिस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड इज नॉट चेंजिंग, व्हेन मैग्नेट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस देन करंट विल नॉट इंड्यूस इन द सोलेनॉइड। क्यों नहीं होगा करंट इंड्यूस, क्यों नहीं ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, है ना। बिकॉज यहाँ पे कारण इसका ये है, बिकॉज फ्लक्स लिंक विद द फ्लक्स, कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid is not changing, अगर चेंज हो रहा हो टाइम के साथ तभी होगा करंट इंड्यूस, वरना करंट इंड्यूस नहीं होगा। अभी एक केस और देखो, जरा सा सोचो कि अगर मान लो कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है, कुछ ऐसा, एक सोलेनॉइड कुछ ऐसा है, और इस सोलेनॉइड के ऊपर, सॉरी इस सोलेनॉइड के बाजू में मैंने एक ऐसा रखा, यहाँ पर एक मैग्नेट, है ना। इस मैग्नेट का मैं एक्सिस पे इसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, कुछ ऐसे इसका चेंज करवा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ कुछ, है ना। कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऊपर नीचे ऐसे और ऐसे हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो क्या करंट इंड्यूस होगी, तो गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन, तो हाँ करेगा। इस केस में क्या होगा, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है मैग्नेट का सिंस मैग्नेट orientation of magnet is changing with respect to the coil, so the flux linked with the coil is also changing with time, yes or no। तो इस केस में हो क्या रहा होगा, since orientation of magnet
orientation of magnet linked with the coil is changing, linked with the coil is changing, linked with the coil is changing, linked with the coil is changing. Therefore the magnetic flux linked with the coil is also changing. Magnetic flux linked with the coil, linked with the coil, with the coil is also changing with time. यहाँ पे also गलती लिखा गया, is also changing with time, is also changing with time, changing with time. तो अभी ना ऐसा कुछ रहा होगा कंडीशन कि चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा. सो द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, सो द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन. ठीक है, गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, विल शो द डिफ्लेक्शन. अभी मेन यहाँ तक हमने पढ़ने के बाद हमें मेन चीज समझ में क्या है, हमें जो समझ में आई बात वो ये है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा, वरना करंट इंड्यूस नहीं होगा.